संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। 1931 में जात आधारित जनगणना हुई थी। आज आज़ादी के 75 साल हो गया। इस देश में हाथी की गिनती होती है, भालू की गिनती होती है, गैंडे की गिनती होती है, यहाँ तक कि इस देश में हिजड़े की भी गिनती होती है, लेकिन पिछड़े की गिनती नहीं हो पा रही। जबकि हाथी जैसा समाज है, 1931 में जब जनगणना हुई थी तब 52% था। ये जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि जब संख्या का पता लग जाएगा तब भागीदारी देनी पड़ेगी, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इस वजह से जो है पिछड़ों की जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं जी। जिसकी आबादी ज़्यादा है जी, जिसकी हिस्सेदारी ज़्यादा होगी जी, वो समाज मरा हुआ क्यों है? उसकी जिम्मेदारी नहीं है जी, जी। आज जितने भी आप लोगों को देखेंगे, ये जो पिछड़े वर्ग का आंदोलन है, इस आंदोलन को, इन मुद्दों को उठाने वाले कितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं? मुझे 10 नेताओं के नाम गिनाओ आप, जो राष्ट्रीय लेवल के हों, क्यों नहीं उठाते हैं जी जी। ज़्यादातर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो तो खराटे मार के सो रहे हैं जी जी, हैं? दूसरों को कोसने से अच्छा है कि हम अपने गिरेबान में भी झांक के देखें जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि हम दूसरों के तो पैर काटते ही, अपने भी हमने पैर काटे हैं जनरेशन के। हमारे पिछड़े वर्ग के जिनको हम नेता मानते हैं, जिनको चुन के हम भेजे, जिनको सीएम तक हमने बनाया है पिछड़े वर्ग के, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चाहे तेजस्वी साहब जी रहे हो, बघेल जी रहे हो, तमाम सारे जो ओबीसी के नेता है, ये कहीं ना कहीं कि जो 3.5% के लोग इस मुल्क में राज कर रहे हैं तकरीबन 2500 साल से, कहीं ना कहीं हाई कमान से बंधे हुए लीडर है। और ये आज सत्येंद्र बहादुर पटेल जी और और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हाई कमान से कहीं ना कहीं बंधे हुए, और इनको आय से अधिक संपत्ति का डर है, क्योंकि जो दुश्मन होता है वो पिछड़े वर्ग के जो नेता तैयार करता है, सबसे पहले उससे घोटाला करवाता है ताकि उसको फंसाया जाए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखा है कि इस मुल्क में, इस देश में जिस आबादी की जितनी संख्या रहेगी उतना उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उतना उसको रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। और कांग्रेस बीजेपी की सत्ता रही है, सबसे पहले कांग्रेस की रही है, उसके बाद बीजेपी की रही है। ये लोग 70 साल में ओबीसी की हक अधिकार देने का काम ही नहीं किया सही माने में। ना उसके जात आधारित जनगणना की बात हो, और चाहे उसके हिस्सेदारी की बात हो, चाहे उनको आरक्षण देने की बात हो, संविधान आज तक इन्होंने लागू ही नहीं किया। अगर सही निष्पक्ष जांच हो जाए तो 70% तक ओबीसी है भारत में, 56 से 70% तक। इन्होंने आज तक उसको छुपाने के लिए दुश्मन वो पिछड़े और का हक हिस्सा खा रहा है, ये जात आधारित जनगणना ना कराकर। ये जो उन्होंने मंडल की जगह ये कमंडल का मामला कर दिया और उनके हकों को वंचित कर दिया। तोगड़िया जी हैं, विनय कटियार और माँ भारती हैं, कल्याण सिंह जी हैं, लेकिन आज जब मंदिर बना है तो उनको ट्रस्ट में एक भी को नहीं लिया। अगर भारत में क्या कारण है कि एक भी ओबीसी के व्यक्ति को ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई है? और महत्वपूर्ण बात यह है, आप आरक्षण की बात करते हैं, 27% हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जिसकी आबादी ज़्यादा है वो तो रजाई ऊपर डाल के सो रहा है, वो भक्ति में है, उसको मतलब नहीं है, उसको घंटे से मतलब है। तो जो मलाई चाटेगा, जिसकी पीढ़ियां नौकरी करेंगी, मलाई भविष्य बनेगा, आपको नहीं लगता है कि उनको थोड़ा शर्म करनी चाहिए? जी सर, एनालिसिस जरूरी है सर। हम अखिलेश यादव के बोलना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो हमारे समाज के भले हैं, लेकिन उनका जो ब्रेन काम करता है कहीं न कहीं ओबीसी के लिए काम नहीं करता है। साथियों, मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम हैं और आज माननीय कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हम माता रामाबाई अंबेडकर पार्क में हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल जनसमूह है और आज यहाँ पर बामसेब की रैली है। और अभी हमारे साथ में आप तमाम हमारे साथी हैं जो यहाँ पर हैं। इनसे जो देश के अति
ज्वलनशील जो मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी राय क्या है। जो ओबीसी आरक्षण की बात है, जो जाति जनगणना की बात है, आज हम इनसे बात करेंगे कि जिस देश में जिस वर्ग की आबादी 52% से 58-60% है और उसकी जो हिस्सेदारी है आरक्षण है वो 27%। आखिर क्या कारण है कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद में भी उनका जो आरक्षण है कभी 10-15% से ज़्यादा नहीं दिया गया है। हमारे साथ में जो कुछ पिछड़े वर्ग के भाई हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर आपको क्या लगता है कि जिस वर्ग की आबादी 52 से 58% है उनका जो आरक्षण है, उनकी जो हिस्सेदारी है, उनको नहीं मिली। मेन कारण मैं बता दूं कि 70 साल हो गया आजादी के, 70-72 साल जी, और कांग्रेस बीजेपी की सत्ता रही है। सबसे पहले कांग्रेस की रही है, उसके बाद बीजेपी की रही है। ये लोग 70 साल में ओबीसी की हक अधिकार देने का काम ही नहीं किया सही माने में। ना उसके जात आधारित जनगणना की बात हो और चाहे उसके हिस्सेदारी की बात हो, चाहे उनको आरक्षण देने की बात हो, संविधान आज तक इन्होंने लागू ही नहीं किया। अगर सही निष्पक्ष जांच हो जाए तो 70% तक ओबीसी है भारत में, 56 से 70% तक। इन्होंने आज तक उसको छुपाने के लिए दुश्मन वो पिछड़े वर्ग का हक हिस्सा खा रहा है, ये जात आधारित जनगणना ना कराकर। आपको क्या लगता है इसके कारण क्या है? जनगणना के पीछे ना कराना, जी जी, आपको क्या लगता है क्या कारण है? देखिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जब देश गुलाम था 1931 में जात आधारित जनगणना हुई थी। आज आज़ादी के 75 साल हो गया, इस देश में हाथी की गिनती होती है, भालू की गिनती होती है, गैंडे की गिनती होती है, यहाँ तक कि इस देश में हिजड़े की भी गिनती होती है, लेकिन पिछड़े की गिनती नहीं हो पा रही। जबकि हाथी जैसा समाज है, 1931 में जब जनगणना हुई थी तब 52% था। ये जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि जब संख्या का पता लग जाएगा तब भागीदारी देनी पड़ेगी, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इस वजह से जो है पिछड़ों की जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि हमारे साथ में जो भी जनसमूह है आप देख सकते हैं और किस तरीके से आज ये अपने मुद्दों को लेके घर से निकल के सड़कों पे आए हैं। और आज कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जिसको लेके आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वामसेप का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुजन क्रांति मोर्चा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसको लेके अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जो हमारा मुद्दा है वो ओबीसी आरक्षण, जाति जनगणना, पिछड़े वर्ग के मुद्दे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व पिछड़े वर्ग का है, चाहे वो अखिलेश जी हों, तेजस्वी जी हों, लालू जी हों, या भूपेश बघेल जी हों, या जो भी हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है उनकी चुप्पी के पीछे का कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के जिनको हम नेता मानते हैं, जिनको चुन के हम भेजे, जिनको सीएम तक हमने बनाया है पिछड़े वर्ग के, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, चाहे तेजस्वी साहब जी रहे हो, बघेल जी रहे हो, तमाम सारे जो ओबीसी के नेता है, ये कहीं ना कहीं कि जो 3.5% के लोग इस मुल्क में राज कर रहे हैं तकरीबन 2500 साल से, कहीं ना कहीं हाई कमान से बंधे हुए लीडर है। और ये आज सत्येंद्र बहादुर पटेल जी और सत्येंद्र बहादुर जी और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हाई कमान से कहीं ना कहीं बंधे हुए और इनको आय से अधिक संपत्ति का डर है। क्योंकि जो दुश्मन होता है वो पिछड़े वर्ग के जो नेता तैयार करता है, सबसे पहले उससे घोटाला करवाता है ताकि उसको फंसाया जाए, ताकि वो जो ओबीसी का मुद्दा है और सबसे आम जो मुद्दा है वो जाति आधारित का जनगणना का मुद्दा है। जैसे सर ने बताया 1931 में इस मुल्क में अंग्रेजों ने बैकवर्ड क्लास की गिनती करवाई, तब से लेकर अंग्रेज गए 75 साल हो गए, तकरीबन 75 साल हो गए, आज तक बैकवर्ड क्लास की गिनती नहीं हुई। गिनती क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो जानते हैं, जो 3.5% के लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, क्योंकि जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखा है कि इस मुल्क में, इस देश में जिस आबादी की जितनी संख्या रहेगी उतना उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उतना उसको रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 75 साल में आज तक पन्नों तक सीमित है, व्यवहार में लागू नहीं है। अगर व्यवहार में लागू होता तो पिछड़े वर्ग के लोगों को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाता, तो हमें ऐसे आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती है। मंडल कमीशन, राम मंदिर आंदोलन को आप कैसे देखते हैं?
मंडल कमीशन था जो 52% था, तो 16 नवंबर 1992 को 52 से 27 किया, क्रीम लेयर किया, और उन्हें संविधान में जो 50% जो 49.50 जो किया है, तो खंडपीठ 9 खंडपीठ जजों ने किया है, उनको क्रीम लेयर लगाने का अधिकार नहीं था, संविधान में नहीं है। संविधान में जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मंडल कमीशन का मामला था, पिछले वर्ग के लोगों को थोड़े कम शब्दों में बोलेंगे तो मैं ज्यादा लोगों को सुन पाऊंगा, ज्यादा लोगों की आवाज को पहुंचा पाऊंगा। तो ये जो उन्होंने मंडल की जगह ये कमंडल का मामला कर दिया और उनके हकों को वंचित कर दिया। तोगड़िया जी हैं, विनय कटियार है, माँ भारती हैं, कल्याण सिंह जी हैं, लेकिन आज जब मंदिर बना है तो उनको ट्रस्ट में एक भी को नहीं लिया। अगर भारत में क्या कारण है कि एक भी ओबीसी के व्यक्ति को ट्रस्ट में जगह नहीं दी गई है? और महत्वपूर्ण बात यह है, आप आरक्षण की बात करते हैं, 27% हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन जिसकी आबादी ज्यादा है वो तो रजाई ऊपर डाल के सो रहा है, वो भक्ति में है, उसको मतलब नहीं है, उसको घंटे से मतलब है। तो जो मलाई चाटेगा, जिसकी पीढ़ियां नौकरी करेंगी, मलाई भविष्य बनेगा, आपको नहीं लगता है कि उनको थोड़ा शर्म करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। सहमत है? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। मसला ये है कि जो हाथी जैसा समाज है हमारा, पिछड़ा वर्ग जिसको कहा जाता है, ये सो रहा है बिल्कुल। अभी जागरूकता इसके अंदर ना के बराबर है। लेकिन हाँ, अभी जैसा कि देखा जा रहा है 2-4 साल के अंदर, जैसे माननीय चौधरी विकास पटेल जी हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर सामने आए हैं जो परिवर्तन यात्रा निकाले, जगह जगह जाके पिछले वर्ग की उमा भारती जी हैं जी, कल्याण सिंह जी थे, पिछड़े वर्ग से थे। नहीं, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। देखिए, पिछड़े वर्ग के नेताओं का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को समझना पड़ेगा हमें। भाई, जब हम लोग को आरक्षण मिलना था 1992 में, हुआ क्या उसमें? पिछड़ों का इस्तेमाल हुआ, कमंडल के रूप में किया गया उनको। उमा भारती, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया, कल्याण सिंह, सारे पिछड़े नेता थे कि नहीं थे? वहाँ जो गोली खाया मस्जिद गिराने गया था, वो भी पिछड़ा ही था। पिछड़ों को गुमराह किया जाता है इस देश में। जब हक अधिकार देने की बात आती है तो इनका हक अधिकार छीना जाता है, इस बात को समझना पड़ेगा हमें। अभी देखिए, राम मंदिर जब ट्रस्ट बना तो 15 में से 14 ब्राह्मण रखे गए कि नहीं रखे गए? जब पिछड़ों ने लड़ाई लड़ी थी तो उनको नहीं मिलना चाहिए स्थान उसमें। अच्छा, ये बताइए सर, मैं सीधे पूछ रहा हूँ आपसे, आप भी सीधे जवाब देना जी। जिसकी आबादी ज्यादा है जी, जिसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी जी, वो समाज मरा हुआ क्यों है? उसकी जिम्मेदारी नहीं है जी, जी। आज जितने भी आप लोगों को देखेंगे, ये जो पिछड़े वर्ग का आंदोलन है, इस आंदोलन को, इन मुद्दों को उठाने वाले कितने पिछड़े वर्ग के नेता हैं? मुझे 10 नेताओं के नाम गिनाओ आप, जो राष्ट्रीय लेवल के हों, क्यों नहीं उठाते हैं? जी जी। ज्यादातर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो तो खराटे मार के सो रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। हैं? आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज ने अपने लीडरों को, दूसरों को कोसने से अच्छा है कि हम अपने गिरेबान में भी झांक के देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि हम दूसरों के तो पैर काटते ही, अपने भी हमने पैर काटे हैं जनरेशन के। जी जी सर, एनालिसिस जरूरी है। समाज ने अपने समाज के कुछ लीडर को संसद में, विधानसभा में भेजे जो उनके अधिकारों को बचाने का कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, ना वो समाज को जगाने का काम किया। समाज तो सोया हुआ था और समाज सोने की वजह से आज इतना पीछे है। ओबीसी की चाहे जनगणना की बात हो, चाहे उसके हक हिस्सेदारी की बात हो, 27% SC/ST के लोग ले रहे हैं। ओबीसी 52 से 56% या 70% है, उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन उसके जो लीडर भी हैं वो भी चुप है। कारण यह है वो कहीं ना कहीं RSS BJP के वो दबे हुए हैं, वो ब्राह्मणों से दबे हुए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम सोनकर है। सर का नाम हरिओम सोनकर है। सर, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सिद्धार्थ। तो अभी हमारा और कोई साथी है जो पिछड़े वर्ग का है, जो कुछ कहना चाहता हो? मौर्य। हम चाहते हैं कि हमारे पिछड़े वर्ग के भाई जो हैं वो अपनी बात कहें, अपनी हिस्सेदारी की बात कहें और अपना हक छीने, मांगे। बताएं सर, जो बैकवर्ड समाज है, ओबीसी समाज है सर, ये बहुत बड़ा हाथी जैसा समाज है, लेकिन आज इसकी समस्याएं पूरे देश में गंभीर हैं और इस समस्याओं को कोई मतलब हल करने वाला नहीं है। अगर हल करेगा साथियों तो सिर्फ यही
जो पिछड़ा वर्ग है, अगर इसी के जो लीडर हैं अखिलेश यादव को क्या बोलना चाहते हैं आप? सर, हम अखिलेश यादव के बोलना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो हमारे समाज के भले हैं, लेकिन उनका जो ब्रेन काम करता है कहीं न कहीं ओबीसी के लिए काम नहीं करता है। साथियों, मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ। आइए, हमारे भाई बोलना चाहते हैं। भाई, मैं एक SC ST से हूँ। मान्यवर अखिलेश भाई तो भी जो है मंदिर पे जा करके पूजा कर रहे हैं। एक वो ओबीसी के समाज के हैं, उनको कम से कम शर्म आनी चाहिए कि हम मंदिरों पे पूजा कर रहे हैं, हमको जहाँ से कुछ भी नहीं मिला है फिर भी हम वहाँ जा करके पूजा कर रहे हैं। बताइए, हमारा ओबीसी उन्हीं सबको देखते हुए जो जा करके आज भटके हुए हैं, इन्हीं सबको देखते हुए भटके हुए हैं। आज तक हमारे समाज के जितने नेता बने हुए हैं, कोई भी व्यक्ति एक भी हमारा मुद्दा लेकर के नहीं चला है। अगर इसका मुद्दा लेकर के चल रहा है, पूरे भारत में वामन विश्राम साहब चल रहे हैं। ओबीसी के ST ST की लड़ाई वामन विश्राम साहब लड़ रहे हैं। आज उनको इतना दिन से लड़ते हो गया, मामूली संघर्ष नहीं किए हैं। और हमारे सबको ओबीसी ST ST को वही आजाद कराएंगे, बाकी कोई नेता नहीं है कोई ऐसा भारत में। सर के अंदर का जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। अभी हमारे जो भाई बोल रहे थे वो अंदर का कष्ट है तो आज निकल आया है। हमारे कोई भाई थे यहाँ पे मौर्य साहब जो कुछ बोलना चाह रहे थे। आए भाई, बोलना, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। सर, मेरा नाम लालू प्रसाद मौर्य, मैं मौर्य समाज से हूँ और मैं आज इन 85% जो हमारे लोग हैं, जो हमारे पिछड़े लोग हैं, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी सभी लोग जो लोग हैं, हमारे 85% में जो लोग आते हैं, इन 85% वालों पर 15% वालों ने इस तरह से विचार को कब्जा कर रखा है, विचारों को इस तरीके से कब्जा कर रखा है कि हम उन गुलामी जंजीरों से छूट नहीं पा रहे हैं। और जब तक हमारा विचार परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई सत्ता परिवर्तन बहुत अच्छी, बहुत हम अपने विचारों को जब तक परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक कोई भी सत्ता परिवर्तित नहीं हो सकती। स्टूल पर बैठने वाले माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में भी कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कहें। और आपको क्या लगता है कि केशव जो हमारे मौर्य जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना करके ओबीसी का उन्होंने चेहरा दिखा करके फोटो लगाया किसी और का और विवाह किसी और से कर दिया, अर्थात ओबीसी का फोटो लगाकर केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने चेहरा बना करके चुनाव में उतारा और मौर्य समाज के लोग और ओबीसी के लोगों ने यह सोचा कि आज हमारा ओबीसी का एक भाई मुख्यमंत्री बनेगा, उत्तर प्रदेश का प्रभार संभालेगा, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्वर्ण को बैठा करके, उस बाबा को बैठा करके और इन ओबीसी वालों को चप्पल और जूते के अंतिम शब्दों में, ठीक सर, अंतिम शब्दों में अपनी मांगे बताइएगा और जिनसे मांगे मनवा रहे हैं उनको बोलिएगा अंतिम कुछ शब्दों में बस। ओबीसी की जात आधार जनगणना हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है संख्या के अनुमान में सबको हक हिस्सा मिले भारत में, और किसानों का जो कृषि कानून है उसको खत्म किया जाए, भारत में न्याय स्थापित किया जाए। हमारी यही मांग है। आपके मुद्दों पे लड़ कौन रहा है उसका भी कुछ बताएं। हम हमारे मुद्दों को इस समय लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा या बहुजन मुक्ति पार्टी लेके चल रही है, इसलिए हम बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यक्रम में आए हुए हैं, इसका साथ सहयोग करते हैं और पूरे तन मन धन से समाज इसके साथ है। और वामन मिश्राम साहब एक लड़ाई स्टार्ट किए हैं। ओबीसी की जात आधारित जनगणना का जो मुद्दा उठ रहा है वो वामन मिश्राम साहब की देन है, और ओबीसी के जो नेता आज जागरूक हुए हैं वो वामन मिश्राम और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के विकास पटेल की देन है। बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि जन जागरूकता के साथ साथ जब तक ईवीएम की मशीन नहीं हटाई जाएगी तब तक चाहे लाख कोई प्रयत्न कर ले, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तभी न्याय संगत बटन नहीं दाबेंगे जो है हम लोग न्याय संगत पहुंचेंगे और हम लोगों का इस देश पर राज होगा। जिन साथियों ने हमसे बात की उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सबसे पहले मैं बहुजन समाज के पत्रकारों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इधर आइएगा आप अपनी बात यहाँ करें। और मैं अपने ओबीसी SC ST भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपने नेताओं की बुराई न करें। अगर हमारे नेता जागरूक नहीं थे, मैं अपनी पार्टियों का जिक्र करना चाहता हूँ, जैसे सपा को राम मनोहर डॉक्टर लोहिया साहब ने तैयार किया। वो समाज के प्रति काम करने के लिए उसको उत्पन्न किया, लेकिन बीच में लोग अपने पूर्वजों को नहीं जाना, अपने इतिहास को नहीं जाना, वहाँ पर आकर लोग मिट गए हैं, अपने इतिहास को भूल गए हैं और यहाँ पर मौज मस्ती में मस्त हो गए हैं। तो मैं अपने पूरे समाज से कहना चाहता हूँ
कि समाज के लोग अपने भाई बंधु को गाली ना दें, हो सके तो उनको अपना माँ बाप का आधार समझें, क्योंकि वो लोग अगर जागृत रहेंगे, अगर धीरे धीरे समझ जाएंगे तो कल उनकी भी आँख खुल जाएगी, क्योंकि पार्टियों में वो लोग हैं हमारे माँ बाप के समान हैं। तो मायावती हो, साहब का ये कहना था सपा वाले कि हो, जो हमारे SC ST OBC के जो लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं उनको विचारधारा बदलने की जरूरत है और उनको अपने बहुजनों का इतिहास जानने की जरूरत है, जिससे कि उनको ये पता चले कि उनका जो इतिहास था वो स्वर्णिम था, स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया और वो अपने इतिहास से भटक गए हैं। हमारे सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जिन सभी साथियों ने हमसे बात की है। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी बातचीत कैसी लगी, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ को विजिट करते रहें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।